हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछली वीडियोस में हमने बात की थी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के फ्री बॉडी डायग्राम टॉपिक की कि फ्री बॉडी डायग्राम को आप कैसे डील करोगे और वो कैसे बनाया जाता है, क्या क्या उनमें फोर्सेज हैं, उनमें क्या क्या सिनेरियो रहते हैं। वो सारी बातें हो गई। अब नाउ इट्स टाइम टू यूज़ दैट फॉर्मूला। फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। अब उसको यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे? एक टॉपिक में, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये टॉपिक अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के पहले बेसिक्स को समझेंगे कि एक्चुअली में ये है क्या, ये क्या कहना चाहता है। उसके बाद में हम इसको यूज़ करेंगे और साथ ही साथ फ्री बॉडी डायग्राम से इनके क्वेश्चंस करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल टॉपिक। तो टॉपिक है हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम टॉपिक क्या कहता है, इसकी बातें सुनते हैं। बेसिकली फिजिक्स के अंदर जब भी वर्ड एक इक्विलिब्रियम आता है, और मैकेनिक्स के अंदर मेनली स्पेशली मैकेनिक्स में जब भी एक वर्ड इक्विलिब्रियम आता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे बात हो रही होती है बैलेंसिंग की, इक्वलिटी की, कि कुछ ना कुछ इक्वल हो रहा होता है या नेट उसका ज़ीरो हो रहा होता है। तो इस चैप्टर में अब तक हम बात करें फोर्सेस की, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि यहाँ कहीं ना कहीं नेट फोर्स के आसपास की बातें होंगी और सारी की सारी फोर्सेस इक्वल हो रही होंगी या एक दूसरे को कैंसिल कर रही होंगी। कुछ ऐसा सिनेरियो यहाँ पे रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी बेसिक स्टेटमेंट की, ये क्या कहना चाहता है टॉपिक। तो ये टॉपिक कहता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आपको कहता है when net force on a particle or a system is zero, then it is said to be in translational equilibrium. Then it is said to be translational equilibrium. इसका फिजिकल मीनिंग, फिजिकल सेंस क्या होता है? देखो, सपोज करो एक पॉइंट है मेरे पास, या एक ऑब्जेक्ट मान लेता हूं मैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट, बिल्कुल मैं एज्यूम करता हूं कि इनिशियली ये रेस्ट पर है। ठीक है जी, इनिशियली रेस्ट पर है। मैंने इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का टुवार्ड्स प्लस एक्स एक्सिस। तो इतना कॉमन सेंस हमें है कि अगर किसी ब्लॉक को आप इस तरह से फोर्स लगाओगे तो वो ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा। चला गया जी। अगर मुझे इसको, इस फोर्स के इम्पैक्ट को कैंसिल आउट करना हो, तो जितनी फोर्स इस तरफ लग रही है उतनी फोर्स मुझे यहाँ भी लगानी होगी, इसके बिल्कुल ऑपोजिट, विच इज़ ऑल्सो 10 न्यूटन। बिल्कुल। तो अगर मैं इस केस की बात करूँ, एक ब्लॉक, उस पर दो दो फोर्स लग रही हैं, एक भी नहीं दो दो फोर्स है, एक 10 न्यूटन की, दूसरी भी 10 न्यूटन की। और डायग्राम में एक चीज़ साफ है कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। इट मीन्स मैं ये बात कह सकता हूँ कि मेरा जो ब्लॉक है वो मूव नहीं करेगा। राइट, इस केस में मेरा ब्लॉक जैसे पहले था वैसे रहेगा, रेस्ट पर था तो रेस्ट पर रहेगा। बिल्कुल। तो इस डायग्राम में आप एक चीज़ देख सकते हैं कि क्या इस पार्टिकल पर फोर्सेस लग रही हैं? जी बिल्कुल लग रही हैं। क्या फोर्सेस के पास मैग्नीट्यूड है? बिल्कुल है। डायरेक्शन है? बिल्कुल है। बट अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, नेट फोर्स मींस वेक्टर एफ नेट, कि इस पूरे सिस्टम पर वेक्टर फॉर्म में नेट फोर्स कितना लग रहा है। अगर मैं बिना वेक्टर के बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा? 10 + 10 20, विच इज वेरी रॉन्ग। डायरेक्शन है, फोर्स है, वेक्टर है, डायरेक्शन लेके आएगा साथ में। तो अगर मैं दोनों फोर्सेस का वेक्टर लिखूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 10 न्यूटन आई कैप। जी बिल्कुल। प्लस दूसरी फोर्स की बात करूंगा, 10 न्यूटन डायरेक्शन माइनस आई कैप में। लो, तो आप इसको क्या करोगे? +10 -10, इट विल बी कैंसिल। F0 कितना आ गया आपके पास? 0। तो आप बोलोगे दिस इज बट
दिस इज द कंडीशन ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। दिस इज द कंडीशन ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कि एक बॉडी या एक पॉइंट या कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिस पर मल्टीपल फोर्सेस लग रही हैं, मल्टीपल फोर्सेस लग रही होंगी, सब की कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, कुछ ना कुछ सबकी वैल्यू होगी, बट जब आप सभी फोर्सेस का वेक्टर सम करते हो ना, तब आप क्या बोलते हो कि नेट आपके पास कितना आया है, 0 आया है। दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कि आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट पर बहुत सारी फोर्सेस हैं, बट इन ओवरऑल सभी फोर्सेस का जो नेट रिजल्ट है ना, वो 0 ही है। नेट रिजल्ट क्या है, 0 है। वही बात है, ये मेरे हाथ में एक मार्कर स्टाइलस, इसको मैं इस तरफ पुल करूंगा तो ये इस तरफ जाएगा, बट अगर मैं इस तरफ वाली फोर्स के बिल्कुल ऑपोजिट इस तरफ एक फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या होगा, बिल्कुल रेस्ट पे रहेगा। हालांकि इस पर दो फोर्सेस तो लग रही है ना इस डायरेक्शन में, बट इट इज एट रेस्ट। दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम। विच इक्विलिब्रियम? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशन का मतलब यहाँ पे है कि आपका जो मास है या जो भी ऑब्जेक्ट है वो ना तो वाई एक्सिस में मोशन कर रहे हैं, ना ही वो एक्स में मोशन कर रहे हैं। अब इसकी कुछ और बातें। दिस इज नोन एज ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। आपको मैंने मतलब समझा दिया, आगे बात करेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना होता है क्वेश्चंस के केस में। उससे पहले कुछ और बातें। इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, in translational equilibrium, the net force F net is 0। किसी भी सिस्टम पर या किसी भी पार्टिकल पर F net कितना होता है, 0 होता है। ओके, एक अगला पॉइंट और, in translational equilibrium, in translational equilibrium, if the object is at rest, it remains at rest। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पर था ना, तो वो बाद में भी क्या रहते हैं, रेस्ट पर ही रहते हैं। और इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, इफ द ऑब्जेक्ट initially moves with a constant velocity, then it will continue its motion with that velocity। कि जिस वेलोसिटी से वो पहले चल रहा था ना, वैसे का वैसे चलता रहेगा, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था वैसे का वैसे जाता रहेगा। दो केसेस हैं, अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो चल रहा था किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में तो वैसे चलता रहेगा, अगर उस पर एफ नेट 0 है। इक्विलिब्रियम ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, किसी भी पार्टिकल पर लगने वाले नेट फोर्सेस का सम क्या होता है, आपके पास 0 होता है और सारे के सारे वेक्टर फॉर्म में होंगी। और इसको हम कैसे यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर, देखो सपोज करो आपके पास ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर ना 4 फोर्सेस लग रही हैं, F1, F2, F3, F4। मैं एज्यूम करता हूं कि दिस सिस्टम या दिस पार्टिकल is in translational equilibrium। तो इस केस में हम न्यूमेरिकल्स में क्या यहां से यूज करेंगे, क्या कुछ रहेगा, देखो हम बोलते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज 0। यानी एक्स एक्सिस पर नेट फोर्स कितना है, 0 है। तो एक्स एक्सिस पर अगर मैं फोर्स देखूं, F4 ये रहा, F3 ये रहा, F3 को मैं क्या लिखूंगा, F3
आई कैप माइनस F4 आई कैप। F4 आपका माइनस एक्स में, F3 आपका प्लस एक्स में, तो ज़ीरो है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि F3 विल बी इक्वल टू F4, यानी एक्स एक्सिस में लगने वाली सभी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सॉरी, एक डायरेक्शन में सारी फोर्सेस का सम कर दो, दूसरी डायरेक्शन में सारी फोर्सेस का सम कर दो, दोनों को बराबर पुट कर दो और ये दोनों इक्वल रहेंगी। ये सीन रहता है इसके अंदर। दूसरी बात, सिमिलरली अगर इसी कॉन्सेप्ट का यूज अगर मैं अलोंग वाई एक्सिस कर दूं, तो मैं यहां पर एक बात कह सकता हूं, F1 विल बी इक्वल टू F2। बस यही चीज तुम्हें सीखनी है यहां से। ऐसी इक्वेशंस अगर आप लिख पाते हो तो आपके क्वेश्चंस हो गए इक्विलिब्रियम के। इक्विलिब्रियम ट्रांसलेशन में क्या होता है कि हम बोलते हैं नेट फोर्स जीरो है, और नेट फोर्स में भी हम ये बात भी कर देते हैं कि आपके पास जो लगने वाली सारी फोर्सेज हैं, जैसे कि प्लस वाई में जितनी फोर्सेज हैं, माइनस वाई में जितनी फोर्स हैं, उनको आप बराबर पुट कर सकते हो। प्लस एक्स में जितनी फोर्स है और माइनस एक्स में जितनी फोर्स है, उनको भी आप बराबर पुट कर सकते हो, और उनको कंपेयर करके आप इक्वेशंस बना सकते हो, वहाँ से तुम अपना आंसर फाइंड आउट करते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का बेसिक क्या है, एफ नेट जीरो। अगर पार्टिकल पहले रेस्ट पर था तो वो रेस्ट पर रुका रहेगा, अगर वो चल रहा था तो वो चलता रहेगा जैसे चल रहा था, मतलब जैसे चलने का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में। अगर पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन आ रखा है तो इट मीन्स उस पर नेट फोर्स जीरो नहीं है। एक्सेलरेशन आने का मतलब उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन ये तो एक पार्ट है ना फोर्स का। तो ये यही सारे का सारा सीन रहता है। अब इसको डिवीड करते हैं आगे क्वेश्चंस के अंदर। तो देखो, कई सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम का। फ्री बॉडी डायग्राम का अगर आपको याद हो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में आप कुछ फोर्सेस के बारे में बताया था, वेट, नॉर्मल, टेंशन, उनको कैसे लिखना है। फिर मैंने कहा था कि उनके फ्री बॉडी डायग्राम्स कैसे बनाएंगे। अब उस कॉन्सेप्ट का अपने यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम का। तो देखो मेरे सामने है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड फ्लोर। डायग्राम में आपको गिवन है ये कोई फ्लोर, उस फ्लोर के ऊपर तुमने एक ब्लॉक को प्लेस कर दिया जिस ब्लॉक का मास है 5 kg। मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पे, इस ब्लॉक पर लगने वाला कॉन्टैक्ट फोर्स यानी नॉर्मल। तो मैं क्या बनाऊंगा, फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहला काम फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, 5 kg। हमने जो जो सीखा वो अप्लाई करेंगे। सबसे पहले वेट कितना लिखोगे, 50 न्यूटन नीचे की तरफ, बिल्कुल। दूसरी बात, नॉर्मल होगा यहाँ पे, बिल्कुल होगा। कैसा होगा, ऊपर की तरफ होगा, लिख दिया जी। क्या इसके ऊपर टेंशन है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है, नहीं है, तो उनको नहीं लिखेंगे। अब तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, साफ साफ क्या दिखाई दे रहा है कि पूरे का पूरा सिस्टम रेस्ट पर है, क्योंकि ब्लॉक इज नॉट मूविंग। तो इस केस में मैं क्या बोलूँगा, इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैं कह सकता हूँ वाई एक्सिस में ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्सेस क्या हो जाएंगे, बराबर। तो अलोंग वाई एक्सिस अगर मैं फोर्सेस को कंपेयर करूँ, आई कैन से एन विल बी इक्वल टू 50 न्यूटन। तो ये लो मेरा आंसर आ गया नॉर्मल का, जस्ट सिंपल। दिस इज नॉर्मल एंड दिस एन इज न्यूटन, फोर्स का यूनिट। तो ये तुम्हारे पास नॉर्मल आ गया। करने का तरीका यही रहता है। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले फोर्सेस को लिखते हैं, उसके बाद उनका कंपैरिजन करते हैं। एक्स एक्सिस में भी वाई एक्सिस में भी हमारे पास इक्वेशंस आती हैं, उनको सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर फटाफट आता है। ये पूरे का पूरा सीन रहता है इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस का। एक सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे डील करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं आगे। बी पार्ट, एक नया क्वेश्चन। ये ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक प्लेस किया जिसका मास है 10 kg। इस ब्लॉक को मैं ऊपर से पुश कर रहा हूँ विद अनदर फोर्स 10 न्यूटन। और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड फ्लोर। ब्लॉक एंड फ्लोर के बीच में अगेन कॉन्टैक्ट फोर्स बताना है आपको। तो सबसे पहले बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। 10 kg का वेट, 100 न्यूटन नीचे की तरफ, बिल्कुल। यहाँ पे नॉर्मल लगेगा इस ब्लॉक पर, बिल्कुल लगेगा। कहाँ से लगेगा, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के कारण होगा। कितना होगा, एन ऊपर की तरफ होगा। और एक्स्ट्रा फोर्स भी आपके पास है, कितनी है, 10 न्यूटन ऊपर से आ रही है नीचे।
तो अगर मैं बात करूं, सिस्टम पूरे का पूरा आपका इक्विलिब्रियम है, अलोंग वाई एक्सिस ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो अलोंग वाई एक्सिस में फोर्सेस का कंपेरिजन करो, ऊपर जाने वाली फोर्स कौन कौन सी है, प्लस है वाई में, ओनली नॉर्मल लिख दिया जी। माइनस वाई में कौन कौन सी फोर्स है, 100 प्लस एक 10 भी आ रही है नीचे की तरफ, इसको भी यहाँ जोड़ दिया, तो एन की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 110, और पूरे का पूरा आंसर किस में आएगा, न्यूटन में। ये सीन है। अब दोनों केसेस में देखो नॉर्मल का सीन, तुम देखोगे यहाँ पे नॉर्मल जस्ट किसके बराबर आ गया था आपका, mg के बराबर, वेट के बराबर। यहाँ पे वेट के साथ एक टर्म भी ऐड हुई है। इट मीन्स नॉर्मल बेसिकली क्या होता है कि ग्राउंड जो है ना आपका, वो उस ब्लॉक को कैसे पुश कर रहा है ऊपर की तरफ। तुम जितना ऊपर से पुश करोगे वो भी नीचे से उतना फोर्स लगाएगा। तुमने ऊपर से कितना लगाया, 10 प्लस 100 110, और उतना ही नॉर्मल लग गया, क्यों अभी तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है ना, वो चल नहीं रहा, तो हमने दोनों को कंपेयर कर दिया, आंसर आ गया, बस खत्म। आगे क्वेश्चंस करते हैं और कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चंस के दौर को। तो सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम। ये एक वॉल और ये तुम्हारा ग्राउंड, इस कॉर्नर के ऊपर मैंने एक बहुत बड़ा ब्लॉक प्लेस कर दिया जिसका वेट है 10 kg, ठीक है जी। और इस पर मैंने लगाया एक फोर्स सामने से 10 न्यूटन का, ऑलराइट। अब मुझे इतना दिखाई दे रहा है कि पूरा सिस्टम रुका होगा, चल ही नहीं रहा, क्योंकि आप एक यूँ मान लो आप पेंट को दीवार के कॉर्नर पर प्लेस करते हो, आप उसको पुश करोगे वो कहीं नहीं जाएगी, वो रुकी रहेगी। तो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्सेस बिटवीन ब्लॉक एंड वॉल एंड ब्लॉक एंड ग्राउंड। आपको क्या फाइंड करना है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन सी, ब्लॉक और वॉल के बीच में कितना नॉर्मल है, ये वाला, ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में कितना नॉर्मल है, आपको ये वैल्यूज फाइंड करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका FBD बनाता हूँ। ये 10 kg का ब्लॉक ये बना दिया। अब यहाँ पे फोर्सेस को दिखाते हैं। सबसे पहला काम तुम बनाओगे इसका वेट, कितना बनाओगे, 100 न्यूटन नीचे की तरफ। दूसरा काम तुम बनाओगे इस पर लगने वाले नॉर्मल्स को। हमें दिखाई दे रहा है कि आपका सिस्टम दो जगह पर कांटेक्ट में है, एक दीवार के साथ एक ग्राउंड के साथ, तो नॉर्मल बनेंगे दो, दोनों आएंगे सरफेस से बाहर की तरफ। इसको नाम दे दो N1 वॉल वाले को, ग्राउंड वाले को नाम दे दो N2 जी, दे दिया। उसके बाद में एक्स्ट्रा एक और फोर्स आ रहा है 10 न्यूटन का जो तुमने लगाया है यहाँ पर, वो भी दिखा दिया। टेंशन वगैरह यहाँ पे होगा नहीं, तो डायग्राम में फोर्सेस को दिखाया। अब करते हैं कंपेयर। अगर मैं फोर्सेस को एक्स एक्सिस में कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या आया, -x वाली फोर्स इक्वल टू +x वाली फोर्स, तो N1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 10 न्यूटन। y एक्सिस में अगर कंपेयर करूं, ऊपर की फोर्स और नीचे की फोर्स को बराबर कर दो, N2 वुड बी इक्वल टू 10 न्यूटन, सॉरी 100 न्यूटन। लो जी, ये तुम्हारा आ गया N1 यानी वॉल वाला नॉर्मल, वॉल के साथ में। ये आ गया आपका ग्राउंड के साथ वाला नॉर्मल, और ये तुम्हें फाइंड करना था। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को डील करने का तरीका यही है कि आप उनका FBD बनाओ, इक्वेशंस बनाओ, कंपैरिजन करो, बस खत्म। जो आंसर चाहिए वो हाथों हाथ आता है हमारे सामने, कुछ ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब एक नया क्वेश्चन बनाते हैं इसी में। ये एक वॉल, ये ग्राउंड, यहां पर एक ब्लॉक रख दिया मैंने 10 kg का। इस 10 kg के ब्लॉक पर मैंने एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन एट एन एंगल 45 डिग्री विद द वर्टिकल, लगा दिया। मुझे क्या फाइंड करने, फाइंड नॉर्मल्स।
नॉर्मल्स का मतलब यहाँ पे हमें वॉल और सरफेस वाला नॉर्मल बताना है। तो कैसे बनाएंगे, वही काम, पहला काम एफ बी डी बनाते हैं। तो मैं इसका एफ बी डी बनाता हूँ अलग से, 10 kg, नीचे की तरफ इसका वेट होगा 100 न्यूटन। एक नॉर्मल दीवार से आएगा, एक नॉर्मल ग्राउंड से आएगा, ऊपर की तरफ बना दो। चाहे तुम नॉर्मल को यहाँ बनाओ, चाहे इसके ऊपर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम में कहीं भी दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक्स्ट्रा फोर्सेस की बात करते हैं, टेंशन यहाँ होगा नहीं। एक्स्ट्रा फोर्स मुझे दिखाई दे रहा है कि 10 न्यूटन का फोर्स ना ऐसे आ रहा है तिरछा, एट एन एंगल 45। तो उसको मैं अगर ऐसे बना दूँ तो ये हो गया, और ये एंगल कितना गिवन है आपको, 45। अब यहाँ पे एक दिक्कत है कि मुझे कंपैरिजन करना है यहाँ पे फोर्सेस का। जी बिल्कुल। अब कंपैरिजन में क्या है कि आपके जो फोर्स है ना, वो आ रही है किसी एंगल पर, ना तो वो प्रॉपर एक्स में दिखाई दे रही है, ना प्रॉपर वाई में दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ पे उसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। ब्रेक डाउन कैसे करोगे आप, इसके कंपोनेंट्स कर दोगे। इसका कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में हो जाएगा 10 cos 45, और एक्स में कितना हो जाएगा आपका 10 sin 45। तो इस केस में आप इस मेन फोर्स को हटा सकते हो, और ये तुम्हारा क्या बनता है, डायग्राम। तुमने क्या किया, इस 10 न्यूटन को ब्रेक डाउन किया, इस पार्ट को नाम दिया 10 cos 45, इस पार्ट को नाम दिया 10 sin 45, और ये तुम्हारा बन गया पूरे का पूरा डायग्राम। अब करते हैं फोर्सेस को कंपेयर। वाई एक्सिस में करते हैं सबसे पहले। वाई एक्सिस में अगर तुम ध्यान से देखो, सबसे पहले आप लिखो ऊपर जाने वाली फोर्स को, कौन सी है, N2 इक्वल नीचे आने वाली फोर्स की बात करते हैं, 10 cos 45 100 प्लस 10 cos 45 को आप लिखोगे 10 इंटू 1/√2। अगर इसको मैं प्रॉपर सॉल्व करूं, मेरा आंसर क्या आएगा, 100 प्लस 10√2 या 10/√2। बस सॉल्व करना होगा तो ऑप्शन के हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा क्या आ गया, नॉर्मल, कौन सा, ग्राउंड वाला, N2। अब दूसरे की बात करते हैं, एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर दिस फोर्स विल बी इक्वल टू दिस फोर्स, N1 विल बी इक्वल टू 10 sin 45 ओनली। तो N1 की वैल्यू तुम क्या लिखोगे, 10/√2 और न्यूटन में। ये तुम्हारे पास आ गया दूसरा नॉर्मल दीवार वाला। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना होता है, ये प्रोसेस रहता है सॉल्व करने का। तुम्हारे सामने एफबीडी बनाओगे, फोर्स को कंपेयर करोगे। कब कंपेयर करोगे, जब तुम्हें पता लग गया कि इक्विलिब्रियम में है। तुम्हें कैसे पता लगेगा, या तो तुम डायग्राम देख के एनालाइज करते हो, या फिर क्वेश्चन खुद से बताता है, या क्वेश्चन खुद से बताता है कि रेस्ट पर है सिस्टम आपका। अगले और क्वेश्चंस देखते हैं हम। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, कितने देखते जाओ उतना दिमाग चलेगा, उतना नया नया सीखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे टारगेट करूँगा काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाने की। उसके बाद में हम कुछ एक PYQs भी देखेंगे जो इस पूरे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। तो एक बार हम यहाँ पे स्ट्रिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं, स्ट्रिंग्स। तो नाउ लेट्स कम टू द स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन। ये एक डायग्राम है, राइट। इस डायग्राम में आपके पास है एक रस्सी, रस्सी के नीचे लगा है एक ब्लॉक, ब्लॉक का मास 4 kg। क्वेश्चन तो मैं कह रहा है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो कर देते हैं। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो तो फोर्सेस को ड्रॉ करते हैं। 4 kg, 40 न्यूटन वेट नीचे की तरफ, नॉर्मल यहाँ पर होगा नहीं, टेंशन आएगा, बिल्कुल आएगा। कहाँ से कैसे आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ अलोंग वाई एक्सिस टेंशन वुड बी इक्वल टू 40 न्यूटन। लो, आ गया आंसर। ये तो इजी क्वेश्चन थे कि ऐसे लगाना है यहाँ पे इक्वेशन, टेंशन को दिखाया, कंपेयर किया, मामला खत्म। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फाइंड
टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग्स, इन ऑल स्ट्रिंग्स। तो आपके पास एक डायग्राम है, ये एक स्ट्रिंग, उसके नीचे एक मास लगा है 4 kg का, ये दूसरी स्ट्रिंग, इसके नीचे मास लगा है 6 kg का, ये स्ट्रिंग नंबर 1, ये स्ट्रिंग नंबर 2। आपको फाइंड करना है दोनों में टेंशन कितना होगा। तो बना देते हैं डायग्राम। सबसे पहले 6 kg का डायग्राम अलग से बनाओ। 6, इसमें नीचे आपके पास क्या लगेगा, 60 न्यूटन का वेट, और ऊपर स्ट्रिंग है तो यहाँ पे एक टेंशन होगा। जी बिल्कुल, यही टेंशन यहाँ भी होगा, T1 दिखा दिया। तो अगर मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम का सीन लगाऊं, कंपैरिजन करूं, तो मैं क्या बोलूँगा, T1 विल बी इक्वल टू 60 न्यूटन। ऑल राइट, अब बात है इस केस में 4 kg की अगर मैं बात करूं, ये 4 kg का ब्लॉक, सबसे पहले बनाओगे इसका वेट नीचे की तरफ 40 न्यूटन। जी बिल्कुल, अब नॉर्मल होगा नहीं, टेंशन होगा, एक ऊपर की रस्सी के कारण, एक नीचे की रस्सी के कारण। ऊपर की रस्सी का टेंशन मान लो T2, नीचे का हमने T1 मान रखा है, तो ऊपर बना दोगे T2, नीचे बना दोगे T1। वाई एक्सिस में इक्वेशन लिखोगे, T2 विड बी इक्वल टू T1 प्लस 40 न्यूटन। T1 की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, यहाँ पुट करूँगा, मेरा आंसर आ गया 60 न्यूटन प्लस 40 न्यूटन, और T2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 100 न्यूटन। मामला खत्म, केस क्लोज्ड। और पूरे का पूरा सिस्टम रुका हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ और भी है, क्योंकि हमने क्या किया, एक रस्सी से मास को लटका दिया, खत्म, लटका हुआ है बस, और कुछ नहीं हो रहा। तो ये पूरे का पूरा सीन था, चेक किया हमने, एनालाइज किया, आंसर आए, खत्म। अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा स्ट्रिंग को लेके आते हैं एक फ्लैट सरफेस के ऊपर। फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग्स, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। आपके पास ये रहा डायग्राम, ये कोई फ्लोर, मैं एज्यूम करता हूं कि फ्लोर पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्लोर इज स्मूथ फ्रिक्शनलेस। एक ब्लॉक ये रहा 2 kg का, एक ब्लॉक ये रहा 3 kg का, एक ब्लॉक ये रहा 1 kg का। इसके बीच में रस्सी बांध दी, इसके बीच में रस्सी बांध दी, इसको मैंने पुल किया विद अ फोर्स 10 न्यूटन, इसको मैंने पुल किया विद अनदर फोर्स 10 न्यूटन। मुझसे किसी ने पूछा कि ये बताओ यहाँ पे टेंशन कितना है, यहाँ टेंशन कितना है, बना देते हैं। तो सबसे पहले इसका टेंशन आप मान लो T1, यहाँ भी T1, और इसका मान लो T2, और यहाँ भी T2। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो तुम कैसे लिखोगे, नीचे की तरफ 10 न्यूटन का mg, ऊपर नॉर्मल N1, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे 10। मुझे टेंशन फाइंड करना है तो मैं एक्स एक्सिस में कंपैरिजन करूँगा, मैं क्या बोलूँगा, T1 विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन, खत्म। और हमारे पास सिस्टम रेस्ट पर है, रुका हुआ है, क्योंकि इक्वल फोर्सेस हैं, कैंसिल हो रही हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, ऊपर नॉर्मल आएगा N2 मान लो, नीचे आएगा mg 20 न्यूटन। इन दोनों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे एक्स एक्सिस पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ भी एक्स एक्सिस में कंपैरिजन करो, आपका आंसर क्या आएगा, T2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। लो आंसर डायरेक्ट। ये पूरे का पूरा सीन है। ये इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे नहीं पूछे जाते, ये तो जस्ट आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। तो ये पूरे का पूरा सीन तुम्हारे सामने। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन, फाइंड नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस and tension in the string and tension in the string। तो डायग्राम कैसे है, सबसे पहले डायग्राम देखो। ये एक इंक्लाइंड प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री। इंक्लाइन के टॉप पर आपने एक रिजिड स्पॉट लगाया, उससे बांध दी एक रस्सी, उस रस्सी को फर्दर एक ब्लॉक से कनेक्ट करा, जिस ब्लॉक का मास है 5 kg। ठीक है जी।
मुझे क्या फाइंड करना है, नॉर्मल और टेंशन। तो बनाता हूं मैं एफ बी डी, मैं इसी में एफ बी डी बना रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, वेट नीचे की तरफ। बट मैंने तुम्हें एक बात कहा था कि जब आपके पास इंक्लाइन पिन होता है ना, तो आप उसका वेट मत लिखा करो, आप उसके कंपोनेंट्स कर दो डायरेक्ट, राइट। ये तुम्हारे पास हो जाएगा 5g यानी 50, ये कॉस का कंपोनेंट, और एंगल कौन सा आता है आपका, थीटा, और ये तुम्हारे पास साइन का कंपोनेंट 50 साइन 37 डिग्री। एम भी मेरे पास आ रहा था, बट मैं एम ना लिख के डायरेक्ट लिख सकता हूँ। उसके बाद में नॉर्मल कुछ ऐसे जा रहा होगा बाहर की तरफ, बिल्कुल, और टेंशन तुम्हारा इस तरफ जाएगा, टी। ये तुम्हारा बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कंपैरिजन करके, सिस्टम पूरे का पूरा रुका हुआ है इक्विलिब्रियम में, तो मैं यहाँ पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। वो क्या कहते हैं, दिस विल बी इक्वल टू दिस, टेंशन विल बी इक्वल टू 50 साइन 37, तो इसकी वैल्यू आपके पास है 50 इंटू 3/5, तुम्हारा आंसर आ गया टेंशन का 30 न्यूटन। ये लो जी टेंशन। अब बात करते हैं नॉर्मल की। नॉर्मल के सामने कौन सा फोर्स है, 50 cos 37, तो नॉर्मल विल बी इक्वल टू 50 cos 37, cos 37 की वैल्यू 4/5, तुम्हारा नॉर्मल कितना आ गया, 40 न्यूटन का। ये लो जी, इस तरह से इसको डील आउट कर सकते हैं। इंक्लाइन प्लेन में क्या होता है कि एम को हम दो पार्ट्स में तोड़ते हैं, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक अलोंग द प्लेन। अलोंग द प्लेन ट्राई करेगा इसको नीचे खिसकाने की, दूसरा इसको नॉर्मल देगा जो इसका वेट यहाँ लग रहा है, राइट। तो ये पूरे का पूरा सीन है एक इंक्लाइन प्लेन का। अब आगे और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कुछ मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग किसकी, यहाँ पे हम बात करेंगे इस बार थोड़ी सी पुलिस की। क्वेश्चन में यहाँ मिक्सिंग करते हैं इस बार थोड़ी सी, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल लाइट। लेवल अप भी नहीं है, तुम्हारे बेसिक पार्ट ही है वैसे तो, तुम्हें आने चाहिए, बट इनसे थोड़ा सा आगे क्वेश्चन है वो। ये तुम्हारे पास है एक इंक्लाइंड प्लेन, इसका एंगल है 37 डिग्री, ठीक है जी। इसके टॉप पर एक लगा है पुली, लो यहाँ पर मैंने एक मास को लटकाया जिसका वजन है आपके पास 4 kg, और यहाँ से एक बांध दी स्ट्रिंग, फर्दर एक मास m लगाया मैंने यहाँ पर, बिल्कुल, मास मास स्ट्रिंग पुली। अब यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल m टू कीप द 4 kg block, to keep the 4 kg block stationary, to keep the 4 kg block stationary। डायग्राम तुम्हारे सामने है। अब इसमें कलाकारी क्या करनी है कि आपको ना इस स्मॉल मास की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि आपका पूरा सिस्टम रुका रहे, स्टेशनरी रहे। अब होता क्या है कि तुम्हें तो पता है यहाँ पे एक मास है, वहाँ एक मास है, जिस मास में ने नीचे की तरफ ज़्यादा फोर्स लगा दिया वो मास दूसरे को खींच के ले जाएगा, है ना। हो सकता है अगर मैं मान लो यहाँ पे 1 kg को प्लेस करूँ, तो 1 kg को प्लेस करूँगा तो ये लाइट हो गया, ये इसको ले जाएगा इस तरफ, तो आपका सिस्टम रेस्ट पर नहीं रहा। अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा हैवी मास रखता हूँ तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा, तो भी रेस्ट पर नहीं रहा। कुछ ना कुछ इस स्मॉल m की ऐसी वैल्यू होगी जो इस पूरे सिस्टम को बैलेंस करके रखे, और मुझे वही वैल्यू फाइंड करनी है। मैं यहाँ डायरेक्ट नहीं बोल सकता 4, बिकॉज ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एक डायरेक्ट लटकाया हुआ है, तो आप यूँ नहीं बोल सकते कि यहाँ पे 4 kg रखोगे, तब ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। कैसे करोगे, देखो
अब सीन देखो क्या होगा। मैं इसकी बात करता हूँ, इस ब्लॉक की। इस ब्लॉक का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, नीचे की तरफ क्या लग रहा है mg, ऊपर क्या लगेगा टेंशन। तो इस केस में अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ, इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, टी विल बी इक्वल टू mg। और तो कोई नॉर्मल वगैरह तो है ही नहीं। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ टेंशन है तो यहाँ भी टेंशन टी होगा बिल्कुल। और अगर मैं इसके mg के कॉम्पोनेंट्स बनाऊँ, ये आ गया 4g cos 37, ये तुम्हारा आ गया 4g sin 37, और ऊपर की तरफ तुम्हारा आ गया नॉर्मल। ऑल राइट, मुझे यहाँ टेंशन की वैल्यू मिल गई। अगर मुझे टेंशन की वैल्यू यहाँ से मिल जाए तो मैं उसको कंपेयर कर दूंगा इसके साथ में। तो मैं इसकी भी एक इक्वेशन लिखता हूँ। इसके लिए मैं लिखूंगा डायरेक्ट t इज इक्वल्स टू 4g साइन 37, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में भी टेंशन है, 2 में भी टेंशन है, स्ट्रिंग सेम है, तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या आ गया टेंशन। तो टेंशन को टेंशन से कंपेयर करो, आंसर आ गया। कंपेयरिंग 1 इक्वल टू 2, मैं क्या लिखूंगा 4g साइन 37 डिग्री वुड बी इक्वल टू mg, g से g गया, साइन 37 की वैल्यू पुट करो 3/5, सामने है आपके पास m। तो आपके पास मास की वैल्यू कितनी आ गई 12/5 kg। यहाँ तुम बोल दो 2.4 kg का मास यहाँ पे होगा, तभी आपका सिस्टम बैलेंस होगा, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो आपके पास आंसर आ गया 2.4 kg। ये पूरे का पूरा सीन है। यहाँ पे 2.4 kg का मास रखोगे तब जाके ये बैलेंस पे होगा, कम रखोगे तो भी बैलेंस पे नहीं है, ज़्यादा रखोगे तो भी बैलेंस पे नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन था, और अब हम ऐसे क्वेश्चंस को आगे डील करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए आगे। नया क्वेश्चन मेरे पास है डबल इंक्लाइंड प्लेन। डबल इंक्लाइंड प्लेन, ये एंगल मान लीजिए 53 डिग्री, ये एंगल गिवन है 37 डिग्री, और सेंटर पर टॉप पर लगा एक पुली। इस पुली पर तुमने बांध दी रस्सी, यहाँ पर एक मास लगा दिया स्मॉल m, यहाँ पर एक मास लगा दिया 5 kg का। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल m टू कीप द 5 kg ब्लॉक एट रेस्ट। एट रेस्ट। और इस क्वेश्चन में हमने फ्रिक्शन की बातें नहीं की, ये भी ध्यान रखना, फ्रिक्शन की बातें यहाँ पे नहीं करें, हम सिर्फ और सिर्फ स्मूथ सरफेस की बात कर रहे हैं। फ्रिक्शन जब आएगा तब की तब देखेंगे, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब देखो सिस्टम तुम्हारे सामने, इसको अगर ज़्यादा रख दिया तो ये नीचे जाएगा, कम रख दिया तो ये ऊपर जाएगा। मुझे इसको बैलेंस करना है यहाँ भी और यहाँ भी। बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे दिखाई दे रहा है डायग्राम सिमेट्रिक नहीं है तो इसकी वैल्यू कुछ अलग आएगी। तो अगेन वही काम जो पहले किया था, इस पर FBD बनाओ। क्या लिखोगे, इसका mg cos 37 यहाँ पर, mg sin 37 यहाँ पर, ऊपर की तरफ इसका नॉर्मल मान लो n1, और यहाँ पे टेंशन होगा t। अगर मैं टेंशन को कंपेयर करूँ, मेरे पास यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, t विल बी इक्वल टू mg sin 37, इक्वेशन नंबर 1। सेम डायग्राम यहाँ बनाते हैं। यहाँ बनाओगे सबसे पहले mg 5g यानी cos 53, नीचे की तरफ 5g sin 53, यहाँ पे नॉर्मल n2, यहाँ पे टेंशन t। टेंशन दोनों में कॉमन है, यहाँ से भी टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करो। यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी t विल बी इक्वल टू 5g sin 37, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को कंपेयर कर दो, दोनों में टेंशन सेम है। तो आप क्या बोलोगे, mg sin 37, और ये 53 है, ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा सा गलता हो गया, 53 sin 37 इक्वल टू 5g sin 53, g से g गया, m sin 37 की वैल्यू मेरे पास है 3/5, sin 53 की वैल्यू मेरे पास है 4/5, 5 5 कैंसिल। आपका आंसर क्या आ गया 20/3 kg में। या तुम इसको यूं बोल दो
6.66 kg। इतना मास रखोगे तब जाके सिस्टम बैलेंस में आएगा, अदरवाइज नहीं आता। ये पूरे का पूरा सीन है इन क्वेश्चंस को डील करने का। ऑलराइट, तो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चंस कितने करते जाओ उतने कम है। आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। बिल्कुल। अब चलो आगे। आगे मेरे पास क्वेश्चन है, इस बार क्वेश्चन में हम कंसीडर करेंगे यहां पे रस्सी को लेके आते हैं और रस्सी को थोड़े से अलग तरीके से लेके आएंगे। तो देखो, ये एक इंक्लाइंड प्लेन, इसका एंगल मान लो 37 डिग्री। इस पर रख दिया मैंने एक मास m और यहां लगा दिया मैंने एक पुली को। उस पुली से ये स्ट्रिंग बांधी, नीचे आई, ठीक है जी। फर्दर यहां से भी एक स्ट्रिंग आ रही है और ये स्ट्रिंग ऐसे क्रॉस कर गई। और इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूं। यहां पर एक पुली बनाते हैं सबसे पहले। ये एक पुली, इसके ऊपर से ये स्ट्रिंग क्रॉस करके ये ऊपर चलेगी किसी रिजिड सपोर्ट के साथ में, ठीक है। अब बट दिक्कत ये है कि ये पुली है हवा में, ये मैंने फिक्स नहीं किया। इसको मैं फिक्स करता हूं एक और पुली के साथ में नीचे की तरफ, राइट। और उस पुली पर ना मैंने ऐसे करके एक और स्ट्रिंग बांधी, यहां पर वो फिक्स कर दी। यहां पर मैंने लगा दिया ब्लॉक जिसका मास है कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम, इसका मास है कैपिटल एम। ये पूरे का पूरा सीन बना दिया मैंने। अब क्वेश्चन क्या है तुम्हारे सामने, उसको चेक करते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये देखो आपका सिस्टम दिख गया। वो कह रहा है कि अगर ये ब्लॉक नीचे जाएगा ना, जैसे जैसे ये ब्लॉक नीचे जाएगा ये पुली ऊपर आएगी, और इस पुली को रोकने के लिए मैंने यहाँ पर भी एक मास लगा दिया। ये मास इस पुली को रोकने की ट्राई करेगा, ये मास इसको खींचेगा, तो ओवरऑल आपका सिस्टम हो जाएगा बैलेंस में। तो मुझे चेक करना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, फाइंड रिलेशन बिटवीन m and small m system at rest if system at rest if system at rest। तो मुझे एक चीज तो साफ साफ दिखाई दे गई यहाँ पे, क्या कि जो जो वैल्यू फाइंड करनी है वो टेंशन से ही आएगी। तो टेंशन की ही बात करेंगे यहाँ पर, है ना। तो करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ। ये एक स्ट्रिंग है पूरी की पूरी, यहाँ पे टेंशन मान लो T1, यहाँ पे भी T1, यहाँ भी T1 बोल दोगे और यहाँ भी T1 बोल दोगे। नीचे की तरफ इसका mg होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके लिए T1 की वैल्यू कितनी है, कैपिटल M इंटू जी, इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल। अब बात करते हैं दूसरी स्ट्रिंग की। ये अलग स्ट्रिंग है, इसका टेंशन अलग मान लो। यहाँ पे लिख दो T2, यहाँ पे भी लिख दो T2। ऊपर लिखना तो लिख दो, नहीं तो छोड़ दो चाहे। T2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा T2 ठीक है। अगर यहाँ तक आ गए तो इसकी फोर्स बनाते हैं। स्मॉल एम जी कोस 37, स्मॉल एम जी साइन 37, और ये एक नॉर्मल। अब यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि T2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, स्मॉल एम जी साइन 37, इक्वेशन नंबर 2। ये टेंशन अलग है, ये टेंशन अलग है, मैं इनको कंपेयर तो कर नहीं सकता डायरेक्टली, है ना। तो कुछ और रिलेशन देखना पड़ेगा। इस डायग्राम में मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है। ये जो पुली है ना आपकी, ये पुली भी क्या है, रेस्ट में। ये पुली भी क्या है, रेस्ट में। अगर पुली रेस्ट में है तो इस पुली को ऊपर खींचने वाली फोर्स और नीचे खींचने वाली फोर्स क्या होंगी, बराबर होंगी। तो मैं यहाँ से एक बात कह सकता हूँ, इस पूरे सिस्टम को, कंबाइंड सिस्टम को ऊपर खींचना कौन चाहता है, T2 प्लस T2 यानी 2 T2, और इसको नीचे कौन खींचना चाहता है, T1 प्लस T1, 2 T1। इट मीन्स बोथ आर इक्वल, T2 इज इक्वल टू T1। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 3, 1 2 3। अब इन तीनों को कंपेयर करो तो मुझे पता लग गया T2 की वैल्यू कितनी है, T1 है। तो मैं यहाँ से T2 की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर, T1 की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, मेरा आंसर हो गया
फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 मेरे पास आंसर आया कैपिटल एम जी इज इक्वल टू स्मॉल एम जी साइन 37। जी से जी गया, कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम इंटू 3/5, तो आप इसको लिख दोगे डायरेक्ट कैपिटल एम इक्वल टू 3m/5। लो जी, अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे सीखने को ये मिला टेंशंस कि फ्री बॉडी डायग्राम हम हमेशा मासेस पर थोड़ी बनाएंगे, कहीं भी बना सकते हैं ना। हम किसी पॉइंट की बात भी कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ऊपर की फोर्स और नीचे की फोर्स तो क्या सेम ही तो है। तो ये क्या हो गया आपका पूरे का पूरा कंपैरिजन, और यहाँ से मेरे पास आंसर आ गया एम एंड स्मॉल एम के बीच का रिलेशन जो मुझे फाइंड आउट करना था। और फ्रिक्शन यहाँ पे होता नहीं, हम फ्रिक्शन को इग्नोर करके चलते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। अब चलते हैं आगे किसी और क्वेश्चन में। आगे कोई और क्वेश्चन करते हैं अपने। क्वेश्चन है जैसे ये रहा तुम्हारे सामने क्वेश्चन। यहां से एक रस्सी को बांधा और नीचे मैंने कनेक्ट कर दी एक पुली। उस पुली से रस्सी को वापस घुमाया और इसको ऊपर अटैच कर दिया। ये पुली इस रस्सी पर बैलेंस्ड है। इस पुली को फर्दर मैं कनेक्ट करता हूं एक ब्लॉक जिसका मास है कैपिटल एम, राइट। तो मेरा क्वेश्चन ये, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगर मैं डायग्राम को यहां बनाऊं, इस पूरे सिस्टम की बात करता हूं, यहां पर नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है, कैपिटल एम जी। नॉर्मल यहां नहीं है। ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन नंबर 1, टेंशन नंबर 2, यानी दोनों सेम टेंशन है क्योंकि वायर आपका स्ट्रिंग पूरे का पूरा सेम है। तो मैं बोलूँगा 2T उसको ऊपर खींच रहे हैं, तो आपके पास T की वैल्यू कितनी आ गई, mg/2, राइट। बिल्कुल आ सकती है। अगर ये आ गया समझ में, तो इसी का थोड़ा सा यूज़ करते हैं एक और जगह। क्वेश्चन है ये लो, ये तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग, ये तुम्हारे पास दूसरी स्ट्रिंग, दो अलग अलग स्ट्रिंग किसी कॉमन मास 4 kg से मैंने लगा दी, और मुझे गिवन है कि ये आपका एंगल हो गया 30 डिग्री, ये आपका एंगल है जी 60 डिग्री, ठीक है। इसको नाम दे दो टेंशन T1, इसको नाम दे दो टेंशन T2। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। आपको दिखाई दे रहा है सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो T1 T2 की अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो लगाओ यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे की तरफ 40 न्यूटन फोर्स, नॉर्मल यहाँ पे होगा नहीं, टेंशन है, ये रहा T1, ये रहा T2, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है, हमने क्या सीखा था कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में फोर्स को कंपेयर करेंगे, बट आपका T1 T2 ना तो वाई में ना एक्स में, तो इसको तोड़ दो। तोड़ो कैसे, अगर ये एंगल 60 है तो ये कितना हो जाएगा 60, एंड ये कितना हो जाएगा आपका 30। तो मैं बोल सकता हूँ कि दिस डायरेक्शन में फोर्स आ गई T2 cos 60, और इसका ऊपर का कॉम्पोनेंट आ गया T2 sin 60। T1 का इस तरफ का कॉम्पोनेंट आ गया T1 sin 30, और ऊपर का आ गया सॉरी T1 cos 30 आएगा यहाँ पे, T1 cos 30, और ऊपर का आ गया T1 sin 30। अब मैं देख सकता हूँ कि मेरे डायग्राम में 1 2 3 4 5 फोर्स हैं, 5 फोर्स हैं, तो इन्हीं का यूज़ करेंगे। देखो अलोंग एक्स एक्सिस में बात करूँ फोर्सेस की, तो एक्स में प्लस एक्स और माइनस एक्स को कंपेयर कर दो। T1 cos 30 इज इक्वल टू T2 cos 60। अब बात करते हैं ऊपर की फोर्सेस की वाई एक्सिस में। ऊपर की तरफ आपको गिवन है T1 sin 30 प्लस T2 sin 60
इक्वल्स टू 40, राइट। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन्हीं का यूज करके हम T1 T2 की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, यहां से तुम लिख सकते हो T1 cos 30 को लिखोगे √3/2 और cos 60 को लिखोगे 1/2, तो एक वैल्यू तो ये आ गई T1 √3 इक्वल्स टू T2, और इसी का यूज अपने यहाँ पे करते हैं। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ T1 sin 30 T1 sin 60, आप इसको लिख दो T1 प्लस T2 √3 इक्वल्स टू 80। T2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, जो भी है तुम्हारी, पुट वैल्यू ऑफ T2, तो मेरे पास आ गया T1 प्लस T2 की जगह तुम क्या पुट करोगे, T1 √3, एक √3 ऑलरेडी यहाँ पे है, सामने आपके पास है 80, तो तुम्हारा आंसर क्या बनेगा 3 T1 प्लस 4, 1 T1 4, T1 की वैल्यू आपके पास आ गई 20 न्यूटन। अगर T1 20 आ गया तो T2 कितना आ जाएगा आपका 20 √3। बिल्कुल, ये पूरे का पूरा सीन है। इस तरह से तुम क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। अब इसके बाद में बात यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की एक अप्रोच। हमारे पास एक अनदर अप्रोच और भी प्रेजेंट है आज के दिन। एक अप्रोच तो ये है ही है, एक अप्रोच मेरे पास और भी प्रेजेंट है। दूसरी अप्रोच क्या है तो देखते हैं उसको। आंसर आ गया, आई होप आपको क्लियर होगा कि ऊपर की फोर्स और नीचे की फोर्स को क्या किया मैंने, कंपेयर किया, वाई एक्स में भी क्या किया, कंपेयर किया। आंसर में T1 T2 की वैल्यूज मेरे पास आ गई। अब इसकी अनदर अप्रोच करते हैं। क्वेश्चन को मैं दोबारा बनाता हूं। ये एक सर ऊपर आपके पास रिजिड सपोर्ट, यहाँ से एक स्ट्रिंग आ रही है, यहाँ से एक दूसरी स्ट्रिंग आ रही है, दोनों एक किसी कंबाइंड मास 4 kg के साथ जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर एंगल आपके पास है 30 डिग्री, यहाँ पर आपके पास एंगल है 60 डिग्री। आपने इसके टेंशन को नाम दिया था T1, इसके टेंशन को नाम दिया था T2, राइट। अब मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बहुत जगह काम आएगा वो, दैट इज़ लैमिज थ्योरम। लैमिज थ्योरम, लैमिज थ्योरम क्या कहता है देखो, कि मान लो तुम्हारे पास 3 वेक्टर्स हैं, आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर, और आप इन तीनों वेक्टर्स को कुछ इस तरीके से अलाइन करते हो, वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C, और इनके बीच में कुछ एंगल्स भी होंगे। A और B के बीच में एंगल मान लो गामा, B एंड C के बीच में एंगल मान लो अल्फा, C एंड A के बीच में एंगल मान लो आप बीटा। ठीक है जी, मान लिया। अब ना यहाँ पे क्या होता है, इफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल्स टू 0, अगर आपके पास तीनों वेक्टर्स का वेक्टर सम, तीनों वेक्टर्स का वेक्टर सम अगर 0 है, देन आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो यहां पर। वो फॉर्मूला क्या है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वेक्टर A का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय वेक्टर A के बिल्कुल सामने वाला एंगल, यानी C और B के बीच का एंगल का साइन, इज इक्वल टू वेक्टर B का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय B के सामने का एंगल यानी साइन बीटा, इक्वल्स टू वेक्टर C का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय C के सामने का एंगल आपका गामा। इन तीनों का रेशियो क्या होता है, ऑलवेज आपके पास इक्वल होता है। इन तीनों का रेशियो आपके पास क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 वेक्टर्स हैं, अगर आपके पास तीनों वेक्टर्स का वेक्टर सम 0 हो गया तो आप क्या बोलते हो, वेक्टर A डिवाइड बाय B एंड C के बीच के एंगल का साइन, वेक्टर B डिवाइड बाय C एंड A के बीच के एंगल का साइन, साइन मतलब SIN वाला, और C वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय उन A और B के एंगल के बीच का साइन, बस खत्म। इसको हम क्या बोलते हैं, लैमिज थ्योरम, और इसका हम डायरेक्ट यूज करते हैं हमारे क्वेश्चंस में। कैसे करते हैं देखो फटाफट। अगर तुम इस ध्यान से देखो इस पूरे प्रोजेक्ट को, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इस पॉइंट का,
इस पॉइंट को नीचे कौन खींच रहा है? 40 न्यूटन का फोर्स, बिल्कुल। एक टेंशन जा रहा है T2 इस तरफ, एक टेंशन जा रहा है T1 इस तरफ, बिल्कुल। क्या ये डायग्राम कुछ ऐसी फील नहीं दे रहा तुम्हें? एक पॉइंट पर 3 वेक्टर्स आपने बना दिए, और दूसरी बात हमें ये भी पता है कि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब T1 वेक्टर प्लस T2 वेक्टर प्लस वेट, यानी इसका वेट जो 40 न्यूटन होगा उसका वेक्टर, इन सब का वेक्टर सम भी क्या होगा? 0, यानी एफ नेट आपका क्या हो गया? 0। तो मैं यहाँ पे लैमिस थ्योरम को अप्लाई करूंगा और अपना आंसर डायरेक्ट दूंगा। अब देखो बात आती है इनके बीच के एंगल्स की, कर देते हैं। अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा? 60। अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा? 30। जी बिल्कुल। मुझे चाहिए T2 और 40 के बीच का कंप्लीट एंगल। ये एंगल 90 होगा तो ये एंगल कंप्लीट आप क्या बोलोगे? 150। ऑल राइट। ये 30 के 90 का एंगल कंप्लीट कितना हो गया आपके पास? 120। ये एंगल 30, ये 60, तो ये कितना हो गया आपके पास? 90। तो नाउ यू कैन से दैट T1 का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय उसके सामने एंगल कितना आ रहा है? 150। 150 का साइन इक्वल्स टू T2 डिवाइड बाय उसके सामने क्या आ रहा है? पूरा एंगल 120, उसका साइन इक्वल्स टू 40 न्यूटन डिवाइड बाय 40 के सामने कितना आ रहा है? साइन 90। लो जी, इसको नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो 2, इसको नाम दे दो 3। ये तीनों इक्वेशंस का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। और इन्हीं का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, 1 एंड 3 को कंपेयर करो। यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम बच रही है तो यहाँ मैं इसको कर रहा हूँ सोल्व। 1 = 3 कर देते हैं जी। 1 में क्या आ रहा है आपके पास? T1 डिवाइड बाय साइन 150। साइन 150 को आप क्या लिखोगे? कोई भी इसको आप लिखोगे साइन 30 डायरेक्ट। साइन 30 इज व्हाट? 1/2। तो इसको तुम लिखोगे 1/2। सामने तुम्हारे पास है 40। साइन 90 को क्या लिखोगे? 40। 1/2 इधर गया तो आपके पास आया T1 का वैल्यू 20 न्यूटन। क्या पिछले क्वेश्चन में क्या मेरा आंसर यही था? T1 की वैल्यू कितनी थी? 20। T1 क्या था? ये। और यहाँ पर भी T1 की वैल्यू कितनी आई है? ये आ गई। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। T1 की आ गई तो T2 की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। लो देखो, नाउ इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर कर दो। 2 में क्या आ रहा है? T2 डिवाइड बाय साइन 120। साइन 120 की वैल्यू आपके पास है √3/2। सामने आपके पास है 40 डिवाइड बाय 1। तो T2 की वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ से आ गई 20√3। मामला खत्म, केस क्लोज्ड। बोलो, कोई डाउट है? आई होप नोट। तो ये सीन था जो तुम्हें बना के दिखा दिया पूरे का पूरा। करना क्या था? लैमिस थ्योरम अप्लाई की, क्वेश्चन को सॉल्व किया, आंसर फटाफट आया। बिल्कुल ओके। तो अब हम अगले लेक्चर में, इसको मैं यहीं क्लोज करना चाहूँगा इस लेक्चर को। अगले लेक्चर में इस पार्ट को थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे और वहाँ पे लैमिस थ्योरम को और अप्लाई करेंगे। साथ साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो इस पूरे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, राइट। इन द नेक्स्ट वीडियो we will cover up questions related to लैमिस थ्योरम, उसका यूज करेंगे और साथ ही साथ कुछ PYQs भी देखेंगे। सारे के सारे किसके रहेंगे? इक्विलिब्रियम के। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो इसके बाद अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।